हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिक्योरिटी शार्क। एंड आज की वीडियो में हम कुछ टेक्निकल नहीं करने वाले हैं। मैं आपको कुछ डेमो नहीं दिखाने वाला हूँ। इंस्टेड मैं बस चिट चैट करने के लिए आया हूँ। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा OCP एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम का एक ओवरव्यू देने आया हूँ आपको। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं एग्ज़ाम फॉर्मेट को एक्सप्लेन करूँगा एंड क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया बफर ओवरफ्लो। सो गाइज OCP का जो एग्ज़ाम रहता है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 24 आवर्स प्लस 24 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। 24 आवर्स फॉर प्रैक्टिकल एक्सप्लॉयटेशन प्लस 24 आवर्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग। अगर आप इनिशियल 24 आवर्स में 70 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं तो आपको रिपोर्ट बना के भी सबमिट करनी रहती है। तो 100 मार्क्स जो आपके टोटल रहते हैं एग्ज़ाम में वो 5 मशीन्स में डिवाइडेड होते हैं। सेट है, ऐसा ही चलता आया है, ऐसा ही होता है अनटिल अनलेस OCP कुछ नई रेगुलेशन नहीं लेके आती है, तब तक ऐसा ही रहेगा। 2 25 मार्क्स की मशीन होती है, 2 20 मार्क्स की मशीन होती है और 1 10 मार्क्स की मशीन होती है। सो जनरली लोग बाग ये माइंडसेट बना लेते हैं कि 25 मार्क्स की जो मशीन होगी वो डिफ़िकल्ट होगी और 10 मार्क्स की जो मशीन होगी वो ईजी होगी और जो 20 मार्क्स की मशीन होगी वो इंटरमीडिएट डिफ़िकल्टी की होगी। बट ऐसा नहीं होता है, इसको दिमाग से निकाल के साइड रख देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप 25 मार्क्स की मशीन को अप्रोच कर रहे होते हो तो आप ऑलरेडी एक माइंडसेट बना के बैठे होते हो कि यार ये डिफ़िकल्ट मशीन है, मैं एक हार्ड मशीन को अप्रोच कर रहा हूँ। और जब आप 10 नंबर की मशीन को अप्रोच कर रहे होते हो तो आप अप्रोच बना के दिमाग में पहले से बिठा के बैठे होते हो और ये 10 नंबर की मशीन है, ये तो ईजी होने वाली है। हाँ, आपको पहले से पता चल जाता है कि कौन सी मशीन कितने नंबर की है। आपको एक कंट्रोल पैनल दिया जाता है, वहाँ पे IP एड्रेसेस टारगेट मशीन्स के दिए जाते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स भी मेंशन्ड होते हैं कि इस IP एड्रेस की जो मशीन है इसको टोटल इतने मार्क्स असाइन किए गए हैं। तो 100 में से देखो 25 मार्क्स का बफर ओवरफ्लो आता है, सेट है, आएगा ही आएगा। तो बेसिकली आपके पास ये समझ लो कि 5 जो क्वेश्चन आने थे आपके पास एग्जाम में उससे एक क्वेश्चन आपको पहले से पता चल गया। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए और आपको पता चल जाए कि भाई एक क्वेश्चन ही आएगा, तो भाई स्टूडेंट से इतना तो एक्सपेक्ट करा जा सकता है ना कि यार वो उस एक क्वेश्चन की तो अच्छे से तैयारी करके जाए, बेयर मिनिमम कुछ करे या ना करे इतना तो करे। तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस करता हूँ बफर ओवरफ्लो के ऊपर कि सेट है भाई, एक मशीन बफर ओवरफ्लो की आएगी ही आएगी 25 नंबर की। तो इसको ऐसा कर जाओ कि जाते ही सबसे पहले आपने बफर ओवरफ्लो मारना है और वो लगना चाहिए और 25 नंबर आपके सीधा अंदर हो जाने चाहिए। एकदम से आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिलता है। जैसे आप उतरते हो एग्ज़ाम में और विदिन 1 आवर और हाफ एन आवर आप अगर एक 25 मार्क्स की मशीन को रूट कर देते हो तो आपके लिए भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करता है ये, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड आपको 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, बट आप कोई फ्लैग नहीं मिल पा रहा है आपको, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो वहाँ से क्या आपका थोड़ा डिमोटिवेशनल ग्राफ मूव करने लग जाता है। तो बफर ओवरफ्लो की अगर हम बात करें तो भाई बहुत इजी होता है बफर ओवरफ्लो, बहुत ज़्यादा इजी होता है। आई डोंट नो वाई आज तक जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ सबके सब जो है बहुत डरते हैं बफर ओवरफ्लो से और एक हवा बना रखा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, जो भी ऐसी बातें करते हैं उनको भूल जाओ, उनसे बात करना बंद कर दो, ये सब फालतू के लोग बाग हैं। बहुत ईजी मशीन होती है। सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दो कि डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। आने वाले कुछ सेशन में क्या पता मैं बनाऊं इसके ऊपर वीडियो, तो आपको समझ में आएगा कि कितना इजी होता है। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो बहुत मैथमेटिकल है, ठीक है ना, मैथ्स के फॉर्मूले की तरह। अगर आपको फॉर्मूला पता है मैथ्स के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको पता है x प्लस वाई इक्वल टू z होता है, आपको x की वैल्यू दे दूँ, y की वैल्यू दे दूँ, तो आप z निकाल ही लोगे, राइट। वही चीज़ बफर ओवरफ्लो के अंदर होती है, सेट है एकदम, कुछ नहीं बदलेगा। बस इसकी प्रिपरेशन के अंदर आपको अपना फॉर्मूला बना करके लेके जाना होता है ऑलरेडी, कि आपके पास स्क्रिप्ट्स रेडी रहें। बफर ओवरफ्लो के लिए जो प्रीरिक्विजिट्स होते हैं वो होते हैं कि आपको थोड़ी सी असेंबली लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपको एक्सपर्ट होना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, बट बेसिक्स आपको आने चाहिए। रजिस्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉइंटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, CPU रजिस्टर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आपको थोड़ा रैम के बारे में पता होना चाहिए कि रैम के अंदर स्टैक और हीप कैसे काम कर रहे होते हैं, स्टैक कैसे फुल होता है। बफर ओवरफ्लो का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सप्लॉयटेशन आना चाहिए। असेंबली लैंग्वेज के अंदर बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ESP, EBP, EIP क्या होता है, ये समझ में आ गया। और हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट क्या होता है, एड्रेसिंग कैसे होती है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ऐसा हाईफाई नहीं है। अगर आपको नाम सुन के हाईफाई लग रहा हो तो टेंशन मत लो, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। फिर आपको थोड़ा सा जो है एक टूल होता है डीबगर, विच इज़ नोन एज इम्यूनिटी डीबगर। डीबगर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल, हम इम्यूनिटी यूज़ करते हैं, ईजी रहता है, ठीक है, क्योंकि मुझे आता है इम्यूनिटी यूज़ करना, तो मैं इसलिए इम्यूनिटी डीबगर बोल रहा हूँ। और ऐसा कुछ नहीं, आप ऑलरेडी डीबगर भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू वर्क फाइन। इसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा कि
आपको कोशिश करनी चाहिए कि बफर ओवरफ्लो की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि जो चीज़ आप बफर ओवरफ्लो 3 घंटे में कर पा रहे हो या 4 घंटे में कर पा रहे हो, उसमें इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो 30 मिनट्स में हो जाए। टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करो भाई, 30 मिनट्स के अंदर बफर ओवरफ्लो होना ही होना चाहिए। ये मेरी एक एडवाइस थी, फॉलो करोगे तो डेफिनेटली फ़ायदे में रहोगे। प्रैक्टिस कहाँ पे करनी चाहिए? देखो, मैं तो अर्लियर डेज़ में प्रैक्टिस करता था तो एक्सप्लॉइट DB से वल्नरेबल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, लाइक फ्री फ्लोट, FTP सर्वर या वल्न सर्वर, इस तरीके की चीज़ें डाउनलोड करके करता था। ब्रेन पैन एक मशीन है वलन हब पे, ये भी बफर ओवरफ्लो के लिए फेमस है। बट अब क्या है, अभी मैंने देखा ट्राई हैकमी पे एक रूम है, बफर ओवरफ्लो के नाम से है, एक ब्रेन पैन के नाम से है। तो ये जो रूम्स हैं मैंने खुद पर्सनली ट्राई करे हैं और बहुत अमेजिंग है। ठीक है, मतलब इतना इजी बना दिया है स्टूडेंट्स के लिए बफर ओवरफ्लो समझना कि इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। आप बस उस पर प्रैक्टिस करो। वहाँ पे 10 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको, 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, लाइन बाय लाइन 10 एग्जाम्पल्स आप करो, आप गारंटी 25 नंबर की मशीन क्रैक कर लोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। ये एक प्री रिक्विजिट है, मतलब ये तो वो चीज़ है जिसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए मुझे बात? क्योंकि जब आप OSCP के लिए जा रहे हो तो ये तो एज्यूम कर लिया जाएगा ना आपसे कि भाई आपको बेसिक तो आते होंगे सिक्योरिटी के। अगर आपको बेसिक ही नहीं आते हैं सिक्योरिटी के तो आप क्या OSCP करने जा रहे हो, राइट? तो यार बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? OSCP नहीं सिखाएगा आपको बेसिक बिल्कुल भी। तो आप क्या करो, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो आप या तो कॉमशा का सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन की तैयारी करो या फिर आप EC काउंसिल के CH सर्टिफिकेशन की तैयारी करो। लोग बाग क्या कहते हैं उसको जाने दो, मार्केट में वैल्यू है इन सर्टिफिकेशंस की, मैं आपको बता दे रहा हूँ। HR वैल्यू करता है और आपको जॉब्स भी मिलती हैं इन सर्टिफिकेशन के बेसिस पे, आपका CV भी शॉर्टलिस्ट होता है, तो आपको डेफिनेटली करियर में हेल्प करेंगे ही करेंगे। बट उससे भी ज़्यादा मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ CH या फिर सिक्योरिटी प्लस जैसे सर्टिफिकेशन? क्योंकि ये वो सर्टिफिकेशन है जो आपको ऐसे हैकर नहीं बना रहे हैं, बहुत कुछ प्रैक्टिकल हैकिंग नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के जो फंडामेंटल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो सिखा देते हैं। ये चीज़ ज़रूरी है कि भाई Nmap क्या होता है, कैसे काम करता है, और स्निफिंग क्या होता है, MITM अटैक्स क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशन के बेसिक्स क्या होते हैं, मालवेयर एनालिसिस के बेसिक हो गए, और IDS IPS फायरवॉल्स, IoT क्लाउड, इन सब के बहुत फंडामेंटल लेवल पे चीज़ें सिक्योरिटी प्लस और EC काउंसिल दोनों ही कवर करते हैं अपने सर्टिफिकेशन में। इन सिक्योरिटी फंडामेंटल्स को कवर करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि एक साइबर सिक्योरिटी बूट कैम्प की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, जिसे मैं धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट बन जाएगी तो आप उसको भी पूरा पढ़ के जा सकते हो एज अ प्री रिक्विजिट OSCP में उतरने से पहले। साथ ही साथ मैं एक और प्री रिक्विजिट दे देता हूँ आपको, यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने। एक और प्री रिक्विजिट ये है कि भाई जब आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करोगे उससे पहले ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एग्ज़ाम की जो PDF और वीडियो कंटेंट मिलता है आपको, आप उसको ख़त्म कर दें। देखो ऐसा होता है कि जब आप एग्ज़ाम की फ़ीस पे करते हो ना तो वो आपको ऑप्शन देता है 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़, कितने टाइम की आप लैब लोगे या फिर 1 साल की लैब लोगे। तो जनरली लोग बाग 30 डेज़ की लैब लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इंडियंस हैं, 1 लाख रुपए की सर्टिफिकेशन कॉस्ट पड़ती है मिनिमम से मिनिमम, और उसके अंदर और 30 डेज़ की लैब ऐड ऑन करूँगा तो 1-10, 1-15, 1-20, 1-30 ऐसे जाने लग जाता है प्राइस उसका। तो कोशिश करी जाती है कि यार 1 लाख का सर्टिफिकेशन है, दैट वुड बी एनफ। अब पॉइंट क्या है कि जिस दिन आप पेमेंट करोगे उसी दिन से आपका लैब का टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, 30 डेज़ आपके उसी दिन से काउंट होने लग जाएंगे, और उसी दिन से आपको वीडियो मटेरियल दे देगा ऑफसेक, और आपको एक 800 पन्ने की PDF पकड़ा देगा कि भाई ये PDF पढ़ो। वो रिकमेंड करेंगे कि आप सबसे पहले PDF पढ़ो, फिर वीडियोस देखो और उसके बाद लैब में जाओ। अब तुम 800 पन्ने की PDF पढ़ोगे, बहुत सारे कंटेंट देखोगे, वीडियोस पढ़ोगे उनकी जो दी गई है, तब तक तो 15 दिन ऐसे निकल जाएंगे। 1 महीना मैं बता रहा हूँ बच्चों का उसी में निकल जाता है और लैब का टाइम वेस्ट हो गया, लैब में जी आपने कुछ किया नहीं। तो इसलिए क्या करो कि आप सर्च करोगे ना गूगल पे, आपको मिल जाएगा ऑलरेडी, ये कंटेंट ऑलरेडी लीक्ड पड़ा होगा, ऑलरेडी PDF लीक्ड आपको मिल जाएगी, वीडियो कंटेंट भी आपको OSCP का मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं पर्सनली आपको नहीं दूंगा, मेरे पास पड़ा है, बट क्यों किसी का कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट करना करके। तो आप भी ढूंढ लेना, हैकर बनना चाह रहे हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं अपना मटेरियल ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। आप देखोगे कि भाई मटेरियल तो कोई बहुत अच्छा मटेरियल है नहीं इनका, ना तो कोई वीडियोज़ में इन्होंने जादू कर रखा है, ना कोई PDF में कर रखा है। 800 पन्ने की PDF कौन ही पढ़े, और PDF पढ़ के कौन ही हैकर बना है। बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना ऊपर से, और वीडियोस को भी देख लेना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि इन वीडियोस से कुछ भला नहीं होने वाला है तुम्हारा। इन वीडियोस को देख करके तुम बफर ओवरफ्लो बिल्कुल नहीं सीख पाओगे और कोई एक्सप्लॉइटेशन कुछ नहीं सीख पाओगे। तुम्हें वो चीज़ें जो है लैब में ही हाथ पैर मार करके, इधर उधर से पढ़ करके, यूट्यूब के वॉक थ्रूज देख करके, इप्सेक की वीडियो देख करके या मेरी वीडियोस देख करके ऐसे ही सीखनी पड़ेंगी चीज़ें। तो ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ताकि जैसे आप पेमेंट करो तो आपको आपका फिर उस दिन से टाइम PDF और वीडियोस पढ़ने में
वीडियोस देखने में ना वेस्ट होए। आप डे 1 से ही सीधा लैब में उतर जाओ और लैब में उतर के प्रैक्टिस करो। लैब में आपके पास बहुत सारी मशीन मिलने वाली है। लमसम मैं आपको बता देता हूँ 75 के आसपास मशीन है। पहले 50 हुआ करती थी, अब रिसेंटली इन्होंने बीफअप कर दिया, अपना कंटेंट भी बीफअप किया और अपनी मशीन्स भी, अपनी लैब भी बीफअप करी है। तो उसके अंदर आई थिंक 75 मशीन्स हैं लेटेस्ट लैब्स में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर किसी के पास इसके अलावा कोई नया अपडेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू नो। सो 75 मशीन्स जो है ना डायरेक्टली आपको एक्सेसिबल नहीं होती है, अलग अलग सेगमेंट्स में होती है मशीन्स, लाइक अलग अलग नेटवर्क्स में होते हैं, अलग अलग सबनेट्स बना रखे होते हैं। लाइक एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक एडमिन डिपार्टमेंट है, एक नेटवर्क डिपार्टमेंट है, ऐसे करके डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें अलग अलग मशीन्स होती हैं। तो उसके अंदर आपको क्या है कि एक डिपार्टमेंट में आपको एक्सेस मिलती है, देन आप वहाँ से जब मशीन्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कुछ मशीन्स के ऊपर मोर देन 1 NICs कनेक्टेड होती हैं, एक से ज़्यादा नेटवर्क इंटरफेसेस होते हैं, उनकी मदद से आप दूसरे नेटवर्क में पिवट करने की कोशिश करते हो। तो वो एक बहुत ही अच्छी लैब मिलती है आपको पिवटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैब्स कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई पिवटिंग जरूर ट्राई करो यार, वहाँ पे मज़ा आएगा। ठीक है, अब पैसे दिए यार इतने सारे, तो प्रैक्टिस तो करनी बनती है ना, पूरा यूटिलाइजेशन तो बनता ही है। खैर जी, अगर नहीं कर पाते हो, आपका मे बी आपका बिजी शेड्यूल है, आप ऑफिस की वजह से नहीं कर पा रहे हो और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो कोई बात नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं दे रहे हैं, वो आप अदरवाइज भी प्रैक्टिस कर लोगे इधर उधर चीज़ों पे। तो दीज आर माई 2 cents फॉर बिफोर यू गो फॉर OACP। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ टूल्स के बारे में जो आपको डेफिनेटली आने ही आने चाहिए। इनके बिना आप भूल जाओ कि कुछ होने वाला है। पहला है नेटकैट, शॉर्ट फॉर्म में NC। जनरली फटाफट से सर्वर स्पॉन करने के लिए, पोर्ट लिसन करने के लिए, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए काम आता है। बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, इसके सारे फ्लैग्स रटे होने चाहिए, प्रैक्टिस से हो जाएगा। ऐसे टूल के ऊपर वीडियो देखोगे तो नहीं आएगा कुछ समझ में, बट जितना प्रैक्टिस करोगे उससे चीज़ें समझ में आएगी। Nmap पोर्ट स्कैनर बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, ट्रस्ट में। Nmap नहीं आता है भूल जाओ यार, मत करो, इसी पे जाने दो। हाइड्रा, सो हाइड्रा भी आना चाहिए आपको। जगह जगह पे आपको क्रेडेंशियल स्टफिंग करनी पड़ेगी, पासवर्ड ब्रूट फोर्स करने पड़ेंगे। सो हाइड्रा इज गोइंग टू कम टू द रेस्क्यू। जॉन द रिपर, पासवर्ड क्रैकिंग, डेफिनेटली आप ऐसा फेस कर सकते हो कि आपके पास जो टारगेट बॉक्स आया है वहाँ पे आपको इनक्रिप्टेड पासवर्ड मिले। जॉन द रिपर आपको आना चाहिए, हैशकैट आपको आना चाहिए। क्या पता आपको कोई इनक्रिप्टेड जिप फाइल मिल जाए, क्या पता आपको कोई इनक्रिप्टेड PDF फाइल मिल जाए जिसको आपको क्रैक करना हो। तो इसलिए आपको जॉन द रिपर और हैशकैट जैसी चीज़ें आनी चाहिए। निक्टो हो गया, ये ऑटोमेटेड वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, ये आपको आना चाहिए। बर्प हो गया, बर्प भी आपको आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि इन टूल्स के अंदर आपको मास्टरी होनी चाहिए, बट आपको एक सफिशिएंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यार, दिस इज़ अ नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ओके। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई ये टूल्स है तो बस इतना ही हो जाएगा तो काफ़ी रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है यार। आप दिस इज़ लाइक, मतलब मैं बेयर मिनिमम जितना सोच सकता था इस टाइम पे खड़े पाऊँ, मेरे को फटाफट से वीडियो बनानी थी, तो ये बेयर मिनिमम मैंने यहाँ पे डाला है। डेफिनेटली बहुत सारे टूल्स हैं जो यहाँ पे अभी ऐड ऑन हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ क्लिक करती है तो आप कमेंट सेक्शन में टूल्स ऑफ ट्रेड में ऐड ऑन करके डाल सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे मेटास्प्लॉइट की। सो मेटास्प्लॉइट भी भाई आना चाहिए। मेटास्प्लॉइट का ये रूल होता है एग्जाम के अंदर कि आप केवल और केवल एक ही मशीन पे मेटास्प्लॉइट यूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा मशीन पे यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर यूज़ करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्जाम से। तो यार अगर आप ऐसी कंडीशन में फंस गए हो कि भाई कुछ नहीं हो पा रहा आपसे, और आपकी मान लीजिए लास्ट एक मशीन रह रही है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके 70 पॉइंट हो जाएंगे। अब तक आपने लेट से 50 पॉइंट्स कर लिए थे, लास्ट 20 मार्क्स की एक मशीन है, एक बाकी आपने मशीन छोड़ दिया, बट अब तक आपने 50 पॉइंट्स अरेंज कर लिए जैसे तैसे। अगर आपने मेटास्प्लॉइट रन किया और उससे एक्सप्लॉइटेशन कर लिया तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, आप पास हो जाओगे, दैट इज़ वैलिड। तो इसलिए आपको मेटास्प्लॉइट भी आना चाहिए कि वर्स्ट के सिनेरियो में आप मेटास्प्लॉइट पे रिलाई कर पाओ। मेटास्प्लॉइट के अंदर बेसिक आपको एक्सप्लॉइटेशन कैसे करते हैं, एक्सप्लॉइट्स कैसे सर्च करते हैं, लोड कैसे करते हैं, कन्फिगर कैसे करते हैं आना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रिविलेज एस्केलेशन, कैसे करते हैं वो भी आना चाहिए। तो मेटास्प्लॉइट भी एक प्रीरिक्विजिट की तरह एक्ट करेगा आपके OACP के लिए। फिर कुछ अटैक्स की बात कर लेता हूँ मैं और एनुमरेशन की बात कर लेता हूँ। एनुमरेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे यही फोकस किया जाता है कि भाई एनुमरेशन इज़ द की, एनुमरेशन इज़ द की। तो मैं इसीलिए ना इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगा कि भाई जब आपको ये पोर्ट दिखे तो आपको क्या क्या करना चाहिए। कि हर इंसान एनुमरेशन इज़ द की बोल तो रहा है, लेकिन कोई कंसोलिडेटेड गाइड नहीं है हमारे पास कि यार ये गाइड फॉलो कर लो एनुमरेशन के लिए, आपकी गारंटीड एनुमरेशन हो जाएगी। नहीं, मैं देखता हूँ आज भी लोगों को SMB एनुमरेट करना नहीं आता है। SMB प्रोटोकॉल ही नहीं समझ में आती, एनुमरेट तो करना क्या जाएगा, जाने दो। NFS हो गया, NFS एनुमरेशन नहीं आता जी, SMTP एनुमरेशन नहीं आता जी। भाई कितना आता है, FTP HTTP एनुमरेट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत MySQL एनुमरेट कर लेते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं आ पाता। तो ये चीज़ है यार, तो मैं इसके ऊपर कोशिश करूँगा
इंडिविजुअली पोर्ट स्पेसिफिक सर्विस स्पेसिफिक एनुमरेशन की गाइड बनाने की, बट जब तक मेरी नहीं बन रही है तब तक आप पढ़ो भाई, करो। ये बेयर मिनिमम है। अगर ये नहीं आता है तो एग्ज़ाम के लिए आप रेडी नहीं हो। SMB आना चाहिए, एनुमरेशन कैसे करता है। NFS आना चाहिए। मेरे पर्सनली एग्ज़ाम में NFS एनुमरेशन आया था। एक मशीन थी जिस पे NFS पोर्ट चल रहा था, मैंने NFS एनुमरेट किया एंड मेरे पास NFS के शेयर के अंदर ही सामने यूज़र फ्लैग local.txt जो होता है एग्ज़ाम में, मेरे सामने NFS शेयर में ही local.txt मुझे मिला था। अगर मैं NFS एनुमरेट नहीं कर पाता तो मुझे local.txt नहीं मिलता, मैं कभी शेल नहीं गेन कर पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, NFS एनुमरेशन आपको आना चाहिए, ठीक है जी। और भी है यहाँ पे FTP, HTTP, SMB, NFS, SMTP, MySQL, DNS, LDAP, Kerberos। LDAP Kerberos मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिया है कि यार ये AD से थोड़ा सा आ जाता है, AD का लिंक आ जाता है। इन्होंने नए करिकुलम में AD डाल दिया है करिकुलम में, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एग्ज़ाम में भी अब LDAP और Kerberos के पोर्ट्स ओपन मिल रहे हैं OACP में। पहले था कि AD की मशीन नहीं आती थी, बट अब AD की मशीन्स देखने को मिल रही है एग्ज़ाम में। दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। सो इट्स बेटर कि आप एग्ज़ाम में अगर करिकुलम में ऑलरेडी एडेड है AD, तो आप एग्ज़ाम देने के लिए भी AD पढ़ के ही जाओ, ठीक है। आपके फ़ायदे वाली बात है ये। कल को आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जाओगे पेन टेस्ट करने के लिए, तो आपको AD तो मिलेगी ना भाई, AD से तो बच के भाग ही नहीं सकते। तो AD इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे LDAP और Kerberos एनुमरेशन भी डाल दिया है। उसके बाद कुछ ऐसे अटैक वेक्टर्स जिनको आप मिस नहीं कर सकते हो। SQL इंजेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। SQL इंजेक्शन आपको आना चाहिए। बेसिक लॉगिन बाईपास, यूनियन बेस्ड, ब्लाइंड, सेकेंड ऑर्डर, ये सब SQL इंजेक्शन आपको आने चाहिए। SQL मैप चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। SQL मैप चलाना अलाउड नहीं होता है एग्जाम के अंदर, ओके। मैनुअली कैसे आप डेटाबेस से डेटा फेच करोगे इंजेक्शन करके, वो आना चाहिए आपको। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि SQL इंजेक्शन से आप शेल कैसे गेन कर सकते हो। तो आपको आई बिलीव पेन टेस्टर लैब पे मशीन है एक SQLite शेल, SQLite शेल 1, SQLite शेल 2, SQLite शेल 3, वो भी प्रैक्टिस करवाती है। बाकी हैक द बॉक्स पे भी मशीन्स हैं जहाँ पे हम SQL इंजेक्शन से शेल तक लेके जाते हैं मशीन को। सो आने वाली सीरीज के अंदर हम कवर करेंगे डेफिनेटली ये सब चीज़ें। देन कम्स योर LFI एंड RFI। RFI तो नहीं यार, RFI से तो सीधा आपको शेल मिल ही जाएगा, ठीक है। RFI इज़ प्रिटी ईजी शेल अगर आपको चाहिए RFI के रिस्पेक्ट में। तो बाकी LFI आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कहाँ पे ढूंढना है, किस पैरामीटर में ढूंढना है, आना चाहिए। और LFI से शेल की कुछ टेक्निक्स होती है, ठीक है। बेसिक टेक्निक्स आपको पता होंगी, मैं बताता हूँ कुछ। अगर एडवांस टेक्निक्स की मैं बात करूँ, जैसे कि लॉग पॉइजनिंग की टेक्निक होगी एक। लॉग पॉइजनिंग की सेट एक टेक्निक है। LFI टू शेल ले जाने के लिए एक टेक्निक आती है लॉग पॉइजनिंग की। तो कैसे होती है ये चीज़ लॉग पॉइजनिंग, LFI टू शेल आपको आना चाहिए। ये चीज़ें नहीं आती है, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो OACP के लिए। देन आपका बेसिक एक्सेसेस प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता है एग्जाम में, बट आप सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो और OACP सर्टिफाइड हो और एक्सेसेस नहीं आता है तो बहुत शर्म वाली बात हो जाएगी ना। तो एक्सेसेस आना चाहिए। बाकी देखो, ऐसा हो सकता है, मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस मैंने खुद ने भी नहीं किया है और मैंने ऐसा किसी का एक्सपीरियंस सुना भी नहीं है कि एक्सेसेस जैसी वल्नरेबिलिटी आई हो। बट ऐसा है कि CSRF जैसी वल्नरेबिलिटी आ सकती है, ठीक है ना। कि CSRF हो किसी वेबसाइट पे, किसी मशीन पे CSRF हो एंड वहाँ से आप कुछ एडमिन के कुकीज़ या एडमिन के लॉगिन क्रेडेंशियल्स या एडमिन का सेशन चुरा रहे हो और उस सेशन ID को यूज़ करके आप लॉगिन कर रहे हो, देन वहाँ से शेल अपलोड कर रहे हो। तो इस तरह की टेक्निक समझने के लिए आपको अगेन एक्सरसाइज द फंडामेंटल समझो, देन CSRF समझो, उनको कैसे प्रैक्टिकली एक्सप्लॉइट करते हैं वो समझो, हो जाएगा, ठीक है। दीज आर दी बेयर मिनिमम अटैक्स, ओके। दिस इज अगेन एवरीथिंग दैट आई हैव मेंशन्ड हियर इज अ नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट। और ऐड ऑन हो सकते हैं यहाँ पे चीज़ें, ये बेयर मिनिमम है। ये सब चीज़ें करने के बाद एक बार को आप सोच सकते हो कि यार हाँ, मैं एग्जाम का अटेम्प्ट दे सकता हूँ। ये सब करे बिना आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक 2 टेक्निक्स और टॉपिक्स जो आपको कवर करने चाहिए, वो है सबसे पहला है प्रिविलेज एस्केलेशन। आपको पता होना चाहिए कि विंडोज़ की मशीन में प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करते हैं और लिनक्स की मशीन में आप प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करते हो। कुछ सेट टेक्निक्स होती हैं यार, आपको रटी होनी चाहिए किस सिनेरियो में क्या करना है। और रटना ही नहीं, मैं आपको बताऊँ यार, समझ में आनी चाहिए आपको। अगर आपको समझ में आ गई ना तो हो जाएगी एस्केलेशन। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी ईजी होता है। लेकिन क्योंकि लोग बाग काफ़ी प्रैक्टिस नहीं करते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन की, इसलिए थोड़ा घबराते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन से। तो कोई इशू नहीं है, अगर ऐसा है तो भाई अपनी एक लैब सेटअप करो और प्रिविलेज एस्केलेशन की प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, यूडेमी पे है, टिब्रिस है। टिब्रिस इज़ वेरी नाइस गाय, इज़ अ वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर। उसकी यूडेमी पे कोर्सेज है 2, OACP एंड प्रिविलेज एस्केलेशन विंडोज़, OACP एंड बियॉन्ड।
प्रिविलेज एस्केलेशन फॉर लिनक्स OCP एंड बियॉन्ड, ऐसे करके है, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। बट आई थिंक, और साथ साथ हीथ एडम्स का भी है, हीथ एडम्स ने भी बना रखे हैं 2 कोर्सेज प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए। बट व्हाट आई बिलीव इज ना कि एक बिगनर जो होता है ना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैंने पर्सनली सारे वो 4 कोर्सेज व्यू कर रखे हैं, 4 कोर्सेज मैंने देख रखे हैं, ऐसे पूरे तो नहीं देखे, टपा के देखे थे मैंने, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया लेने के लिए क्या करा रहे हैं इसके अंदर। तो अच्छा था, कंटेंट अच्छा है उनका, नो डाउट, सस्ते भी हैं, आपको टाइम लगे तो आप देख लेना यार, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भाई मैं बनाऊंगा OCP की प्लेलिस्ट आने वाले, मुझे लगता है 6 महीना तो लग ही जाएगा वहाँ तक पहुँचते, तब तक बन जाएगी, देखना। देन कम्स योर फाइल ट्रांसफ़र। हाँ, फाइल ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये आपको आना चाहिए। फाइल ट्रांसफ़र की टेक्निक्स होती है कि लिनक्स से फाइल विंडोज़ में भेजनी है तो कैसे जाएगी, और लिनक्स से लिनक्स में कैसे जाएगी। लेट्स से लाइक wget से भेज सकते हो, SMB से भेज सकते हो, मतलब wget से कैसे भेजोगे, SMB से कैसे भेजोगे, पाइथन से सर्वर स्पॉन करोगे, कैसे स्पॉन करोगे, पाइथन 2 से कैसे करोगे, पाइथन 3 से कैसे करोगे, SMB का सर्वर कैसे सेटअप करोगे तुरंत, और पावर शेल से कैसे फाइल ट्रांसफ़र होएगा, कर्ल से फाइल ट्रांसफ़र कैसे होएगा, क्या इनके अलावा कोई और भी टेक्निक होती है, जैसे विंडोज़ में सर्ट यूटिल होती है, सर्ट यूटिल से कैसे फाइल ट्रांसफ़र करोगे। तो ये चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स योर पोर्ट फॉरवर्डिंग, एंड इसका एक सब पार्ट आ जाता है SSH टनलिंग, नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा भी अगर आपका लक ख़राब हुआ तो आपके उसमें आ सकती है, और पता चलेगा कि यार यही छोड़ के गए थे और यही आ गया। बहुत सारी बार आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई ऐसे पोर्ट है, जब आपको शेल मिल गया, अब आप प्रिविलेज एस्केलेशन करना चाहते हो, तो आपको मशीन पे पोर्ट केवल लोकल होस्ट पे ही अवेलेबल होगा, तो उस पोर्ट को आपको पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड करके आपको उसको अपनी मशीन पे फॉरवर्ड करना रहेगा, ताकि आप वहाँ पे उसको एनुमरेट कर पाओ। लोकली आप एनुमरेट नहीं कर पाओगे उसको। तो ऐसे सिनेरियो में पोर्ट फॉरवर्डिंग और SSH टनलिंग कम्स इन हैंडी, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए। देन कम्स पासवर्ड क्रैकिंग, मैं ऑलरेडी टूल्स ऑफ ट्रेड्स में कवर कर चुका हूँ पासवर्ड क्रैकिंग, बट अगेन इसके बाद आता है एक टॉपिक पिविटिंग जो टॉपिक है एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। एग्जाम के अंदर 5 मशीन के अंदर आपको एक भी मशीन के अंदर पिविटिंग नहीं करना होता है, बट मैंने पिविटिंग यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है कि यार पिविटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप एक्चुअल रियल वर्ल्ड पेन टेस्ट में जाओगे तो आपको एक अकेली आइसोलेटेड मशीन नहीं मिलेगी, आपको एक नेटवर्क मिलेगा, उसके अंदर मल्टीपल मशीन होगी, आपको एक मशीन कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी। जब आप मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो आपको लेटरल मूवमेंट कैसे करते हैं आपको आना चाहिए, ठीक है। लेटरल मूवमेंट मैनुअली कैसे करोगे और मेटास्प्लॉइट की मदद से कैसे करोगे, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें हम पिवटिंग में सीखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। देन कम्स योर AD एनुमरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, सेम चीज़ है, आनी चाहिए। तो गाइज ये था मेरा एक शॉर्ट ओवरव्यू OCP के ऊपर। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं करी है। अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं ऐड ऑन करने के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि आपको ये ओवरव्यू कैसा लगा, एंड आप अपनी OCP प्रिपरेशन के लिए किन रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं IPSEC के अलावा, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप हैकिंग।